गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का सैम्पल पेपर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, जिनका पेपर 26 मार्च 2025 को है। इसमें हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और आपको और भी बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बने रहिए एंड तक हमारी वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर नहीं पसंद आए तो नहीं भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद है, सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आपको पैराग्राफ आएंगे, और उनमें से आपको उत्तर जो है वो छांटने हैं, ढूंढने हैं। तो जो यहाँ पर पार्ट 1 है, उसमें 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब, यानी कि ए और बी। फिर खंड ए में बहुविकल्पीय, और जो खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न है। और खंड ए के कुल 6 प्रश्नों में से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो ब है उसमें 9 प्रश्न हैं, और उनमें भी विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्न की कुल संख्या 15 है और सभी अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ है बेटा, जिसमें लोग गरीबी की एक बड़ी बुराई के रूप में शिकायत करते हैं, और स्वीकृत विश्वास है कि यदि लोगों के पास काफ़ी धन होता तो वे खुश होते, उपयोगी होते, और साथ ही वे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्राप्त कर पाते, जो कुछ चाहते हैं ज़्यादा प्राप्त कर पाते। सामान्यतः गरीबों की सुविधाओं से विहीन कुटिया में धनिकों के महलों की अपेक्षा ज़्यादा सच्चा संतोष प्राप्त होता है, और जीवन से ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। मुझे सदैव धनिक लोगों के पुत्र पुत्रियों पर दया आती है। इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं, आगे की अवस्था में इनकी देखभाल के लिए निजी शिक्षिकाएँ होती हैं, और साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या खोया है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि गरीब और ईमानदार लोगों के घर कितने मधुर, प्रसन्न और पवित्र होते हैं। वे पीड़ादायक चिंता, सामाजिक वैमनस्य और ईर्ष्या से कितने मुक्त होते हैं। इनके परिवार के सदस्य परिवार के पोषण हेतु कितने एक दूसरे से जुड़े हुए, प्यार मोहब्बत से आबद्ध होते हैं। मेरी धनिकों के पुत्रों के साथ सहानुभूति है, और मैं गरीबों के पुत्रों को बधाई देता हूँ। इन्हीं कारणों से गरीबी में से कोई शक्तिशाली, प्रतिष्ठा प्राप्त लोग और स्वनिर्भर व्यक्ति हमेशा से उत्पन्न हुए हैं और होते रहेंगे। आगे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है बेटा, लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में क्या शिकायत करते हैं। यहाँ पर मेरा पर्सनल आपको व्यू है, पीओवी बोलते जिसको, पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप पहले कम से कम 2 बार जो भी पैराग्राफ करना है उसके प्रश्न पढ़ें, फिर पैरा पढ़ें। देखना आपको साथ साथ उत्तर मिलते चले जाएंगे। अब लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में क्या शिकायत करते हैं कि वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते, वे जीवन को उपयोगी नहीं बना सकते। दोनों ही हैं बेटे, कै और कै। उसके बाद है, गरीबों के मधुर मध्य से किस प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं। आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त और शक्तिशाली। लेखक के धनिक पुत्रों से सहानुभूति रखने का क्या कारण है। उपरोक्त सभी आ जाएंगे कि गरीब का घर मधुर और पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीब परिवार के सदस्य पोषण हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गरीब का घर मधुर, खुशहाल और पवित्र होता है, गलत। उसके इसमें से जो सत्य नहीं है वो क्या है कि गरीब के घर में उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते नहीं, वो अपने आप पर ही निर्भर होते हैं और सभी मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये पॉइंट गलत है, बाकी सब सही हैं। उसके बाद है, लेखक गरीबों की कुटियों को निर्धन कुटियाँ क्यों कहता है। क्योंकि वे दरिद्रतापूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं, इस वजह से। उसके बाद आपके पास एक पद्यांश है, रुका तो रुक गया जग का सृजन, तिमिर में नैन में डगर भूल कर, कहीं खो गई रोशनी की किरण, घने बादलों में कहीं सो गया, नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन, रुका तू गया रुक जग का सृजन, अधूरे सृजन से निराशा भला किसके लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता, सृजन की थकान भूल जा देवता। कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है, निर्माण की थकान को। देखो शुरू में ही लिखा है बेटा,
के निर्माण की थकान को भूल जाने की बात कही है। उसके बाद है थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है? निरंतर चलने की। कवि के उपरोक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया गया है कि अधूरे कार्यों को हमें और भी अधिक उत्साह के साथ पूरा करना चाहिए। और गद्यांश में तिमरमयी का अर्थ क्या है? अंधकार में। उसके बाद जो है लेखक, और अगला क्वेश्चन है, इसमें ए और बी दोनों पढ़ने। लेखक ने कलाकार को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कलाकार अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित करता है। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, पहला ऑप्शन। दूसरा है ए और आर दोनों ही गलत है, और तीसरा है ए सही है और कारण उसकी सही से व्याख्या करता है। यही इसका उपयुक्त आंसर है। दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, आपने हिस्ट्री में अच्छे से सीखा होगा। पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दूरियों से कवि का क्या आशय है? रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो जाती है? उल्टने पलटने से। इसका ऑप्शन है केवल एक ही है। रुद्ध कोश है शुब्द तोष। यहाँ शुब्द का क्या अर्थ है? अशांत। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात की गई है? शन की। ऑप्शन तो 4 हैं, शन, फसल, बीज, रसायन, लेकिन सही है शन की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि के हताश और दुखी होने के क्या कारण है? पत्नी की निष्ठुरता के कारण वो जल्दी जल्दी दुखी हो जाता है। यहाँ पत्नी भी आ सकता है, या उस लेसन में अगर प्रेमिका है तो वो भी आ सकता है। भक्तिन के पति ने गृहस्थी का भार कितने वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली? इसका सही आंसर है 29। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया? संयमी। देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह पर क्या डाला? मठरी। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। यह गर्वपूर्वक किसने कहा? विजिका देवी ने। जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है? गर्भधारण के साथ ही। आगे है अभिव्यक्ति और माध्यम के आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके उत्तर दीजिए। 5 अंकों के हैं बेटा ये। सामान्य खबरों से अलग किसी घटना, मुद्दे और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुंचाना डैश पत्रकारिता कहलाती है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? 70,000। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य दृश्य। इसका मतलब सुनने और देखने दोनों के लिए उपयोग होता है। किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को डैश पत्रकार कहते हैं? अंशकालिक। क्या कहते हैं? अंशकालिक, कुछ समय के लिए। स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संपादन द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है। गुण संधि की सही उदाहरण? महर्षि। उसके बाद सत्याग्रह शब्द का उचित विग्रह? सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह। मुझे वैसे लगता है सत्य के लिए आग्रह होना चाहिए था, लेकिन चलो सत्य का आग्रह। उसके बाद है पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में डैश दोष है? परसर्ग संबंधी दोष है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, और कविता का नाम है आत्म परिचय। और इसमें जो है, इसमें महत्व बताया गया है। किसका महत्व? कि हम किस प्रकार से जगत में व्यतीत कर रहे हैं, ये इसके अंदर महत्व बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं सुरा का पान करता हूँ। बहुत अच्छी लगी वैसे पोएम मुझे। इसमें हम इसको आप पहले प्रसंग में बताएं और उसके बाद फिर इसको आप व्याख्या भी अच्छे से करें। इसमें संसार के लोगों की मानसिकता और जीवन में प्रेम का महत्व और व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है उसका वर्णन किया गया है।
कवि कहता है कि वो हमेशा ही प्रेम के नशे में डूबा रहता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं हमेशा प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ, वो रहता है कवि। और संसार की बातों पर वो कोई भी ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। संसार की मानसिकता का वर्णन करता है कि संसार जो है ना सिर्फ उन्हीं की बात पूछता है जो जग की पक्ष में बोलते हैं, जग के बारे में कहते हैं। पर मैं जो हूँ वो हमेशा अपने मन के भावों को ध्यान में रखकर ही जो है अपने भाव व्यक्त करता हूँ। अथवा दूसरा पैराग्राफ है, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं के में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों से लेकर पिन्हाते कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते हैं और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दनमक कच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि और कविता का नाम, कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी, कविता का नाम है रुबाइयाँ। और बच्चा किसके मुंह को प्यार से देखता है? माँ के मुंह को। छलके में अलंकार कौन सा है? पुनरुक्ति, क्योंकि बार बार आ रहा है बेटे, 6 दीपावली की शाम पर घर कैसे दिखाई दे रहे हैं? पुते हुए, सजे हुए। काव्यांश में रूपमती किसे कहा गया है? छोटे छोटे सुंदर, जो यहाँ पर छोटे छोटे सुंदर माँ को, छोटे बच्चे की सुंदर माँ को। उसके बाद है काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का उद्देश्य क्या है? मतलब उस कविता में क्या पूछा गया है? कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें दूरदर्शन के पर्दे के पीछे छिपे सत्य को रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार से जो संचालक हैं वो क्रूर हैं और जो वहाँ पर व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति है, उसकी पीड़ा कैसी है और उसकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। दूसरा है बादल राग कविता में कवि द्वारा बताई गई किसान की दशा का वर्णन करें। यहाँ पर भरत के वीरता का, उसके शील स्वभाव का, उसके गुणों का और उनका भगवान रामचंद्र जी के साथ अटूट और अपार प्रेम का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गद्यांश है। ये भी आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसमें पाठ का नाम है बाजार दर्शन और जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार परिचितो हैं। और आपने इसका भी जो है बेटे प्रसंग सहित व्याख्या इसकी करनी है। और इसमें मित्रों से जुड़े अनुभव के माध्यम से बाजार की जो शक्ति है, जो जादुई शक्ति है, उसका वर्णन किया गया है। और इसमें बाजार के जादू से बचने के उपायों का बहुत ही सुंदर ढंग से, प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है कि कैसे हम बाजार से वस्तुएं खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। उसके बाद अथवा में फिर एक पैरा है बेटा, जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वे भूखे ही क्यों ना मर जाएं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एक पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो या ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख बड़ा कारण बनी हुई है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, लेखक और पाठ का नाम क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर है, पाठ का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। मानव के सामने किन कारणों भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाती है कि अन्य पेशों में पारंगत होने के बावजूद भी जाति प्रथा उसे वो पेशा अपनाने नहीं देती, वो अपने पेशे से ही जोड़े रखती है। मनुष्य को आधुनिक युग में अपना पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि
उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में अचानक परिवर्तन आने के कारण आज व्यक्ति को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना होने पर क्या परिणाम होगा कि उसे भूखा मरना पड़ सकता है। और जाति प्रथा बेरोजगारी को जन्म कैसे देती है, पेशा बदलने ही नहीं देती। उसके बाद है काले मेघा पानी दे। संस्मरण का मूल भाव क्या है, इसमें जल का महत्व बताया गया है। और लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों मानना है, क्योंकि उसमें उसके गुण सन्यासी के गुणों से मिलते हैं। उसके बाद आपको 250 शब्दों में एक बड़ा प्रश्न है, मतदान का महत्व और कहानी को नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोनों में से कोई एक करें और अच्छे से याद करके जाएं। उसके बाद है रेडियो के लिए नाटक किस प्रकार लिखा जाता है, कि कहानी एक्शन प्रधान ना हो, पात्रों की संख्या इसमें सिर्फ 5 से 6 हो, अवधि जो है वो 15 से 20 मिनट की हो, संवाद छोटे हों। इन बातों का ध्यान रख के ही रेडियो के लिए जो है वो नाटक लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 लाभ और हानियाँ, यानी कि प्रिंट माध्यम जहाँ किताबें छपती हैं हमारे लिए, अखबार छपते हैं, उसके 2 लाभ क्या है। एक तो वो जन जन तक पहुँचाने के लिए होते हैं और उसमें सुविधा अनुसार उन्हें बनाया जाता है। हानि कहाँ हो जाती है कि प्रिंट पर जो लिखा है वो छपा हुआ है और अनपढ़ लोग उसे पढ़ नहीं पाते। दूसरा, खबर तुरंत नहीं पहुँचती, पहुँचने में कम से कम भी 1 या 2 दिन लग जाते हैं। अगले दिन जब अखबार आता है तभी हमें किसी खबर के बारे में पता चल पाता है। उसके बाद है वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के आधार पर उपयुक्त शब्दों में उत्तर दीजिए। आनंदा की कोई 3 चारित्रिक गुण, उसके आनंदिता के, वो बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी। दूसरा, वो कर्तव्यपरायण। तीसरा, काव्य गुण। और चौथा, जुझारू, बहुत ही हिम्मती। उसके बाद है अतीत में दबे पांव के आधार पर महाकुंड। ये विशाल स्नानागार है बेटा, हिस्ट्री में भी आपके पास था। महाकुंड की जो लंबाई है वो 80 फुट है, चौड़ाई 25 है और गहराई 7 फुट है। उत्तर दिशा में 8 स्नानघर हैं और कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष, और कुंड का निर्माण जो है वो पक्की ईंटों से किया गया है। यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे और असहाय बनकर क्यों रह गए। एक तो उनका स्वभाव सहज था, सरल था, और जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो आधुनिकतावादी हो चुके थे, और अब यशोधर बाबू की जो सोच थी वो परंपरागत थी, और बस यहीं पर जो था तनाव था, और वो बेचारे और असहाय बनकर रह गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो व्याकरण से लिया गया है। रूपक अलंकार का लक्षण बताना है, उदाहरण सही स्पष्ट करना है। तो काव्य में जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक समानता होने के कारण उपमेय में अपमान का आरोप कर दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे आपस रहत सने तगाते। आप अपने उदाहरण करें, अच्छे से करें। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। कौन सा अलंकार है ये? यमक अलंकार है। स्वर संधि की उदाहरण सहित परिभाषा दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ना स्वर संधि और इसके सारे भेद भी अच्छे से कर लें। आदर्श जीवन मूल्य पर परिचित प्रश्नों के उत्तर। जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? मन शांत हो, स्वस्थ हो, एकाग्र हो और मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए? हमें अपने मन में कठोरता, कटुता, आवेश, तनाव कभी नहीं रखने चाहिए। मन का आहार क्या है? अपने प्रिय प्रभु स्वरूप का नित्य प्रति ध्यान करना ही मन का आहार है। अपने आप को मजबूत बनाएं। दुर्गा भाभी के मन में किन घटनाओं का गहरा प्रभाव था या किन घटनाओं का गहरा आघात लगा? तो दुर्गा देवी के लाहौर व इलाहाबाद के आवास जब जब्त कर लिए गए तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इसके अलावा जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का पता चलता है तो तब वे क्षुब्ध रह जाती हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, आपको समझ आई होगी बेटा। मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपके बार बार कमेंट करने पर हमने कोशिश की है, तो इसीलिए अगर हमारी कोशिश पसंद आए तो लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।